आप लोगों ने लास्ट वीडियो कंप्लीट कर दिया है और उस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स तक के काम को कंप्लीट किया हुआ था। ठीक है, आज हम बात करेंगे पोलर सिस्टम में आपको डिस्टेंस अगर निकालनी है तो उसको कैसे निकालेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पोलर पॉइंट्स लिख लेते हैं। अगर मान लीजिए आपको पॉइंट्स जो है पोलर फॉर्म में दिए गए हैं तो उसके बीच की डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करें। मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और हम लोग क्या करते थे बेटा, ये एक इनिशियल लाइन होती थी, इसके रिस्पेक्ट में कोई पॉइंट कंसीडर करते थे। ये मान लीजिए पोल है, एक पॉइंट P1 दिया गया है, दैट इज r1, θ1, r1, θ1। r1 क्या होता था बेटा, डिस्टेंस होती थी, ये r1 हो गया, और θ1 होता था दिस एंगल θ1। ओके, एक सेकंड पॉइंट एज्यूम कर दिया हमने P2, जिसका पॉइंट r2, θ2 ले लिया, ज्वाइन कर लीजिए, ये हो गया r2 और ये कंप्लीट हो गया θ2। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं और हमें इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है P1 P2। क्या फाइंड आउट करनी है, P1 P2। तो हम लोग को एक केस पता है ट्रायंगल के केस में, अगर मान लीजिए पोल दिया गया, पोल को हमने O ले लिया है, तो इन ट्रायंगल OP1 P2 यूज कोसाइन रूल। अगर आप कोसाइन रूल का यूज करते हैं तो एक चीज देखिएगा कि ये जो एंगल है, ये एंगल क्या बेटा, ये एंगल होगा θ2 माइनस θ1 होना चाहिए। एंगल क्या होगा, θ2 माइनस θ1। तो इन दिस ट्रायंगल अगर हम यूज करें cos θ2 माइनस का θ1 इज इक्वल टू देखा जाए तो देखिएगा ये वैल्यू क्या बेटा r1, ये वैल्यू होती है r2। तो इस ट्रायंगल में बात करें तो वैल्यू क्या चाहिए, r1 स्क्वायर प्लस का r2 स्क्वायर माइनस P1 P2 का स्क्वायर। फॉर्मूला याद है आपको, P1 P2 का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 टाइम्स r1 r2। ठीक है, ये कोसाइन रूल है, बात समझ में आ रही है, P1 P2 का होल स्क्वायर ही। ओके, तो कोसाइन रूल है, हमें क्या करना है बेटा, P1 P2 निकालना है। अपना टारगेट क्या है, P1 P2 निकालना है। तो देखिएगा P1 P2 स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिलेगा दिस वन, और इसे ट्रांसफर करेंगे तो वैल्यू आएगी r1 स्क्वायर प्लस का r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos θ1 माइनस θ2। मींस P1 P2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी इन रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos θ1 माइनस θ2। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स व्हिच आर इन पोलर फॉर्म। बात समझ में आ गई है। कोसाइन रूल का यूज करना है इन दिस ट्रायंगल। तो कोसाइन रूल अगर आपको नहीं पता है तो आप उससे पता करिए कि कोसाइन रूल क्या होता है। किसी भी ट्रायंगल के केस में कोसाइन रूल का यूज किया जा सकता है और यहाँ पे हमने इसका यूज कर दिया। जो एंगल के बारे में बात करते हैं उसके रिस्पेक्ट में जो साइड होती है उसको हमें माइनस करना होता है, ठीक है, और ये फॉर्मूला निकल आता है। तो डिस्टेंस आपने निकाल ली है। चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाता है। क्वेश्चन है, so that the points 0 0 3 pi by 2 and 3 pi by 6 are the vertices of equilateral triangle। ठीक है, मतलब ये पॉइंट्स जो दिए गए हैं वो वर्टिसेस ऑफ क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है बेटा, सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, सभी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, इन पॉइंट्स को कंसीडर कर लेते हैं इस टाइप से। ए बी सी ले लिया, ए पॉइंट को ले लिया 0 0, बी पॉइंट हो गया 3 pi by 2 हो गया, एंड सी हो गया 3 pi by 6 हो गया। ठीक है, ये पॉइंट्स कंसीडर हो गए। तो ए बी निकालते हैं, ए बी की वैल्यू इन रूट ऑफ, ध्यान से देखिएगा, पॉइंट आपको मालूम है ये r1 है, ये θ1 है, ये r2, ये θ2 हो जाएगा। तो r1 का स्क्वायर 0 प्लस r2 स्क्वायर 9
माइनस 2R1 की वैल्यू होगी 0, तो कंप्लीट 0 हो जाएगा बेटा, सिस्टम पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो वैल्यू आ गई यहाँ पे 3 आ गई ए बी, ठीक है। सिमिलर अगर हम AC की वैल्यू निकालें, AC की वैल्यू निकालते तो इन रूट ऑफ 0 माइनस 3 मतलब 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस अगेन यहाँ पे R1 की वैल्यू 0 है तो पूरा का पूरा सिस्टम 0 हो जाएगा, 0 वैल्यू आ गई 3। नाउ BC की बात करते हैं, इन रूट ऑफ दिस स्क्वायर 9 प्लस दिस स्क्वायर 9 माइनस 2 टाइम्स R1 इंटू R2 9 होगा cos θ1 माइनस का θ2, तो दिस माइनस दिस कर दीजिए तो पाई बाय 2 माइनस का पाई बाय 6 की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 3। cos पाई बाय 3 1 बाय 2 होता है तो 2 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई BC की वैल्यू भी आ गई 3। मतलब क्या हो गया, सारे साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल आ गई, देयरफॉर दिस इज द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, अब एक काम और कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग एक ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। देखिए ध्यान से, पोलर फॉर्म में आपको पता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि पोलर फॉर्म में हमने अगर वर्टिसेस देखा तो ये ओरिजिन है, एक पॉइंट हो गया A, दूसरा पॉइंट जो है B वो 3 पाई बाय 2 है, तो मतलब एंगल जो है वो पाई बाय 2 का है, तो पाई बाय 2 का एंगल ये हो गया और ये जो लेंथ है वो 3 है और ये पॉइंट हो गया 3 पाई बाय 2 हो गया, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो 3 पाई बाय 6 है, तो पाई बाय 6 का यहां होगा, 3 पाई बाय 6 होगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर ले, देखिए बेटा ये 3 है ये 3 है, ओके, हम इसे ज्वाइन कर देते हैं। तो अब आपको ये पता है कि अगर ये पाई बाय 6 है, ये कितना है पाई बाय 6 एंगल है, तो ये जो एंगल होगा ये पाई बाय 3 का एंगल होगा, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये ट्रायंगल देखिए ये दो साइड्स इक्वल है, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, दोनों एंगल्स क्या होंगे इक्वल होंगे, तो एंगल्स इक्वल क्या होंगे, ऑब्वियस सी बात है जब पाई बाय 3 ये है मतलब 60 डिग्री यहां पर है, तो बच क्या गया इस ट्रायंगल का 120 डिग्री, 120 डिग्री को अगर इक्वल पार्ट्स डिवाइड करेंगे तो ये पाई बाय 3 होगा, ये भी पाई बाय 3 होगा। तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री भी आप इसको देख सकते हैं, लेकिन ये केस तो बहुत इजी था कि आपने डायरेक्ट दिखा दिया, ओके। कई बार क्या होता है कि आपको ये यूज करना है, कई बार आपको ये यूज करना है, तो आप किसी भी टाइप से चीजों को यूज कर सकते हैं। तो बात आपको समझ में आ गई होगी, तो ध्यान रखना है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विच आर इन पोलर फॉर्म। फॉर्मूला क्या होगा, इन रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos θ1 माइनस θ2। तो इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ओके। तो ये डिस्टेंस की केस की बात हो गई है। अब डिस्टेंस के केस के बाद आपने क्या पढ़ा हुआ था क्लास 10th में, आप लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस की और उसके फॉर्मूले की, ठीक है। हाँ, थोड़ा बात करना है हमें सेक्शन फॉर्मूले की। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला सिंपल, हम लोग को क्या करना है, अगर मान लीजिए 2 पॉइंट दिए गए हैं, इस टाइप से हमने 2 पॉइंट कंसीडर कर दिया, ये पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। इन दोनों पॉइंट को कोई एक पॉइंट सी है जो कि m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, mn के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें पॉइंट सी निकालना है। क्या निकालना है, पॉइंट सी। हमने क्या किया, ए पॉइंट एज्यूम किया है x1, y1, बी पॉइंट है x2, y2 और हम सी को एज्यूम कर देते हैं x, y, ठीक है। हमें एक्स वाई निकालना है, ध्यान रखिएगा एक्स वाई निकालना है। ये क्या हो गया, x2 y2 हो गया एंड x1 y1 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट आपको पता है, ये पॉइंट होगा x1, 0, ये होगा x, 0 और ये होगा x2, 0, ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं, अगर हम इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें इसको, और इस पॉइंट से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ड्रॉ कर दिया तो इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे, बिकॉज ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, तो थर्ड एंगल ऑब्वियस सी बात है सेम है। तो ट्रायंगल्स कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो ए बी सी नाम दे दिया इनका, तो इनका नाम हमने दे दिया पी और इसे हमने दे दिया क्यू, ठीक है।
हमें mn का रेशियो देखना बेटा। तो अगर मान लीजिए सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो उनके साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो देखिएगा अगर हम यहाँ पे बात करें AP का रेशियो जो होगा वो CQ का होगा, और सिमिलरली अगर हम बात करें CP और CP का जो रेशियो होगा वो BQ के रेशियो के इक्वल होगा, और यही जो वैल्यू होगी वो MAC और BC इनके रेशियो के इक्वल होगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, M/N होगी। ये सारे रेशियोज क्या होंगे, इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी। रेशियोज इक्वल कर दिए। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, AP की वैल्यू क्या है? AP की वैल्यू अगर देखें तो देखिएगा x माइनस का x1 हमने लिख दिया x माइनस का x1। CQ की वैल्यू क्या है, सॉरी AP और CQ की वैल्यू क्या होगी बेटा, x2 माइनस का x होगा। तो ये हो गया x2 माइनस का x हो गया, इज इक्वल टू, अगर हम बात करें CP की तो अब CP का मतलब हाइट हो गया। हाइट अगर हो गया है तो इसमें तो y है, और y माइनस का y1, क्योंकि ये पॉइंट कितना है, y1 हाइट का है, तो ये होगा y माइनस का y1 अपॉन, अगर हम बात करें इसकी तो ये होगा y2 माइनस का y, इज इक्वल टू M/N हो गया। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम बात करना चाहें, इसको क्रॉस करके देख लिया जाए, यहां पर अगर इन दोनों का अगर हमने साथ में ले दिया, इन दोनों को अगर साथ में लिया तो क्या है, nx माइनस का nx1 इज इक्वल टू mx2 माइनस का mx हो गया। x को एक साइड ले लीजिए और x1 को एक साइड ट्रांसफर कर लिया, तो यहां से देखेंगे तो x कॉमन हो गया, m प्लस n इज इक्वल टू आएगा mx2 प्लस nx1। ठीक है, mx2 प्लस nx1, और x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, और यही आप लोगों ने क्लास 10th में कंप्लीट किया था। ओके, ये केस हो गया। अब बात करते हैं, अगर हम इसी केस को अगर यहां देखें तो सेम पैटर्न पे है ना, तो इसका मतलब ये है कि y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पॉइंट विच इंटरसेक्ट या विच डिवाइड AB इन m and n रेशियो। तो x एंड y की वैल्यू आ गई है, तो ये मालूम है आपको कि जो पॉइंट है ये पॉइंट A और B के बीच में कहीं है, तो इसको आप क्या बोलते थे, इंटरनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, इंटरनल डिवीजन। सिमिलर पैटर्न में आप लोगों ने शायद पढ़ा था एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन क्या था, साइन कैसे होते थे, माइनस के हो जाते थे। तो x की वैल्यू हमने लिखी mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाय m माइनस n, एंड y की वैल्यू है my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ठीक है, हम इसको डिराइव नहीं कर रहे हैं, इसको आप लोग भी सेम पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं। हम इसका एक फिगर बना देते हैं जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। मान लीजिए a और b एक पॉइंट है a b, और एक c पॉइंट जो है वो बाहर है, जो कि a को m और इससे n का रेशियो दिया गया है। अब आप क्या करेंगे, इसको फिर से वापस ज्वाइन करेंगे, फिर से आप ट्रायंगल का फॉर्म कर दीजिएगा। फिर से क्या कर दीजिएगा, ट्रायंगल फॉर्म में कर दीजिए। देखिए m का रेशियो मतलब AC है, तो ध्यान से देखिए आप AC को ज्वाइन कर दीजिए और फिर BC को, इस टाइप से। इस ट्रायंगल को देख लीजिएगा, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल, इन दोनों के रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। तो मतलब A से हमने क्या पॉइंट लिया था, AP ले लिया था और यहाँ पे Q ले लिया था। तो बिल्कुल आपको समझ में बात आ गई कि अगर मान लीजिए ये पॉइंट क्या है, x1 कामा 0 है, ये हो गया x2 कामा 0 हो गया, और ये हो गया x कामा 0। ठीक है, क्योंकि पॉइंट हमने क्या दिया था, C x कामा y दिया था। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना होगा, AP का रेशियो होगा, AP का रेशियो किसके साथ बेटा, BQ के साथ होगा, और फिर CP का रेशियो जो होगा वो किसके साथ होगा, CQ के साथ होगा। देखिए कुछ भी चेंज नहीं करता है, लगभग में सब सेम ज्यादा है, ठीक ना। और फिर हमने क्या किया था, AP का फिर m अपॉन n का रेशियो हो जाएगा। अब AP की वैल्यू देख लीजिए, x माइनस का x1 हो जाएगी, x माइनस x1। BQ की वैल्यू क्या हो बेटा, x माइनस का x2 हो जाएगी, x माइनस x2 हो जाएगी, इज इक्वल टू m अपॉन n लिख दिया मैंने। क्रॉस कर दीजिएगा तो ये हो गया nx माइनस का nx1 इज इक्वल टू हो गया mx माइनस का mx2 हो गया। ठीक है,
ये हो सकता है, इसको हमने इधर ट्रांसफर कर दिया, इधर ट्रांसफर कर दिया। एक काम करते हैं, x को इधर ट्रांसफर किया, m को इधर ट्रांसफर किया, तो mx2 माइनस nx1 इज इक्वल टू आ गया m कॉमन हो गया, सॉरी x कॉमन हो गया और ये हो गया m माइनस n, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू जो आएगा वो क्या आएगा, mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाय m माइनस का n आ जाएगा। तो ये आपके पास एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, ये सारे डेरिवेशंस क्लास 10th में थे, वो आप लोगों ने किए हैं। हम एक बार एक रिवीजन करा देते हैं, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना होगा आपको। तो फॉर्मूला याद रहेगा तो आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक्शन फॉर्मूला। ओके, अब इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में बात कर देते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या निकालते थे बेटा, मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालते थे। तो इसका एक पॉइंट देख लेते हैं, दैट इज अ मिड पॉइंट। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर m की वैल्यू n के इक्वल हो जाए, m और n का रेशियो इक्वल हो जाए, इक्वल है, तो x की जो वैल्यू आती है वो x1 प्लस का x2 डिवाइड बाय 2 आती है, और y की वैल्यू होती है y1 प्लस y2 बाय 2 होती है। ठीक है, ये हो जाता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल दिया गया है जिसके वर्टिसेस जो दिए गए हैं वो x1, y1 दिया गया है, b दिया गया है x2, y2 एंड c दिया गया है x3, y3 दिया गया है। तो हम इसके बारे में बात करें कि इनके सेंट्रॉइड की पोजीशन क्या होगी। सेंट्रॉइड का मालूम है ना आपको, इसे g से लिखते हैं और ये मिड पॉइंट होता है। तो सिंपल सा कैसे बेटा, d जो होगा, d का पॉइंट क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2 होना चाहिए, y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 2 होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का मिड पॉइंट है d। और जो सेंट्रॉइड होता है वो इस मीडियन को 2 and 1 के रेशियो में कट करता है। सेंट्रॉइड किस फॉर्म में करता है, 2 और 1 के रेशियो में कट करता है। तो अगर हम g की बात करें, किसकी बात करें, g की, तो ध्यान से देखिएगा, 2 का मल्टीप्लीकेशन यहां पे होगा, 1 मल्टीप्लाई x के साथ होगा, तो x1 प्लस 2 इंटू x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 हो गया, डिवाइड बाई आपको क्या करना बेटा, 2 प्लस 1 करना है। ठीक है, सेम पैटर्न अगर हम y के बारे में बात करें तो 2 का मल्टीप्लिकेशन आपको y के साथ करना है, तो 2 मल्टीप्लाई विथ y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ y1, तो 1 to y1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो g की वैल्यू आएगी x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3 आएगी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। ओके, कुछ और बातें कर लेते हैं इसके बारे में। तो बात होगी सेंट्रॉइड की। अगर मान लीजिए सी पॉइंट ले लिया हमने बेटा, कि अगर कोई पॉइंट, अगर मान लीजिए कोई लाइन जो है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और दो पॉइंट दिए गए बेटा, ये पॉइंट है x1 कामा y1 और दूसरा पॉइंट है x2 कामा y2। ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस को क्रॉस करते हैं, क्रॉस कर रहा है। तो जब भी क्रॉस करते हैं तो एक्स एक्सिस इनको किस रेशियो में डिवाइड करता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्स एक्सिस डिवाइड द पॉइंट्स इन रेशियो, ध्यान रखना आपको, माइनस का y1 अपॉन y2 होता है, माइनस y1 अपॉन y2 होता है। बिकॉज अब आप एक चीज समझिए, ये पॉइंट होगा, जो भी होगा वो x, 0 होगा, x, 0 होगा। हमें रेशियो पता नहीं, इसलिए हमने लैम्डा और 1 का रेशियो मान लिया, लैम्डा एंड 1 का रेशियो मान लिया। अगर लैम्डा 1 का रेशियो मान लिया है तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि हम लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करेंगे बेटा, y के लिए। ध्यान से देखिएगा, हम y की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि y क्या है, यहाँ पे 0 है, तो 0 इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई विथ y1, लैम्डा y1 प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ y2, तो 1 इंटू y2 डिवाइड बाई लैम्डा प्लस 1। यह तो सेक्शन फॉर्मूला है कि आपको लैम्डा को अपोजिट डायरेक्शन मल्टीप्लाई करना है, 1 को आपको यहां मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, तो अब ये मल्टीप्लाई हो गया, तो यहां से अगर लैम्डा की वैल्यू निकाली जाए तो वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, लैम्डा की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस का y2 अपॉन
y1 निकलेगी, माइनस का y2 अपॉन y1 निकलेगी। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा यहां पे जो था x एक्सिस डिवाइड द पॉइंट, अब डिवाइड द पॉइंट, पॉइंट की सीक्वेंस के बारे में बात हो रही होगी। अब डिवाइड द पॉइंट्स, इसको अगर मान लीजिए ये a है और ये b अगर पॉइंट है ab को, तो ab को इन रेशियो कट करेगा, पॉइंट्स ab, ध्यान रखिएगा ab इन रेशियो माइनस का y1 अपॉन y2। जबकि हमने यहां पे जो लैम्डा निकालना है वो क्या है, लैम्डा यहां पर है, तो माइनस का y2 यहां पे आया, y1 यहां पर आया। ठीक है, मतलब अपोजिट लिख दिया, मतलब यहां पे क्या हो गया, ba डिवाइड, यहां पे क्या हो रहा है, ba डिवाइड हो, क्योंकि लैम्डा और 1 का रेशियो हमने इस टाइप से दिखा, जबकि हमें दिखाना क्या चाहिए था, यहां से यहां तक दिखाना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको ध्यान रखना है कि सीक्वेंस क्या है, a से b है या b से a है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने चीजों को चेंज कर दिया है। ठीक है, अब एक चीज और समझते हैं, अगर सिमिलरली y एक्सिस डिवाइड द पॉइंट्स ab मतलब यहां पे a x1 का y1 है एंड x2 का y2 है इन रेशियो, ध्यान रखिएगा यहां पे बिल्कुल सेम टाइप का हम काम करेंगे। मान लीजिए दो पॉइंट दिए गए हैं, मान लीजिए ये a है, a का पॉइंट है x1 का y1, b का पॉइंट है x2 का y2 है, और ये रेशियो क्या है, लैम्डा एंड 1 का है, ये पॉइंट है लैम्डा 1 का रेशियो। इसका मतलब होगा इन रेशियो माइनस का x1 अपॉन x2, ध्यान से देखिएगा माइनस x1 अपॉन x2, a टू b की बात कर रहा हूं, a टू b के बारे में बात कर रहा हूं, तो क्या होगा, माइनस x1 अपॉन x2 होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे केसेज हैं, बहुत शॉर्ट टाइप के केसेज हैं, इन सब चीजों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, तो ये पॉइंट क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, अब बात करें, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसी के ही पैटर्न पे बात कर लेते हैं। और मान लीजिए आपका जो फॉर्मूला था, ई पॉइंट लिख देते हैं। पॉइंट क्या होता है, एक्स की वैल्यू होती है, अगर मान लीजिए कि कोई भी पॉइंट जो है ए बी है, और इसको हमने लिखा है x1 y1 लिखा है, इसे लिखा है x2 y2 लिख दिया। ठीक है, x1 x2 और y1 y2 लिख दिया है, और एक पॉइंट सी दिया गया है जो कि इसे लैम्डा और 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, लैम्डा का x2 के साथ लैम्डा x2 प्लस का x1 डिवाइड बाय लैम्डा प्लस 1 होगा, एंड y की जो वैल्यू आएगी लैम्डा y2 प्लस y1 डिवाइड बाय लैम्डा प्लस 1। ठीक है, तो अब ध्यान रखना है, इफ लैम्डा नेगेटिव, लैम्डा अगर नेगेटिव होता है तो चीजें जो होती है वो एक्सटर्नली होती है, एक्सटर्नली कट करेगा। सी जो पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या होगा, ए बी के आउटसाइड होगा, और लैम्डा अगर पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, इंटरनली कट करेगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, सब याद रखनी है आपको, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत जगह पे सारी चीजें काम आती हैं। ठीक है, ये केस के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए एफ एक लाइन है, लाइन मान लीजिए ax प्लस का by प्लस c इज इक्वल टू 0 दिया गया है, ये कुछ दो पॉइंट को कट कर दी, a को x1 y1 दिया गया है और b दिया गया है x2 y2 दिया गया है, ये इसको कट कर दी है, ये लाइन जो है a और b पॉइंट को कट कर दी है। तो कट कर दी है तो ये पॉइंट की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, किस रेशियो में कट कर दी है, व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो। तो सिंपल सा काम है, हमने क्या मान लिया बेटा, लैम्डा और 1 का रेशियो मान लेते हैं, लैम्डा 1 का रेशियो मान लिया, तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट सिंपल अभी हम लोगों ने काम किया था, लैम्डा मल्टीप्लाई विद x2, लैम्डा x2 प्लस का x1 डिवाइड बाय लैम्डा प्लस 1 आएगा, एंड लैम्डा y2 प्लस का y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 आएगा, एंड दिस पॉइंट which is this point lie on this line, इस लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, इस लाइन पे अगर लाई करेगा तो अब इस बात इसको सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा तो हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हम इस पॉइंट को यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहां पे वैल्यू क्या आएगी, a लैम्डा x2 प्लस का x1 आ गया डिवाइड बाय लैम्डा प्लस 1 है, प्लस b लैम्डा y2 प्लस का y1 डिवाइड बाय लैम्डा प्लस 1 प्लस का c इज इक्वल टू 0। ओके, अब
लैम्डा प्लस 1 हमने इधर ट्रांसफर कर लिया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, लैम्डा कॉमन हो गया तो क्या आएगा, ax2 प्लस by2, ध्यान से देखिएगा प्लस का लैम्डा यहां कॉमन हो गया है, मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा c होगा, तो c हो गया प्लस। अब देखिएगा कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। आपके पास क्या बचा, ax1 आ गया, ठीक है ना, ax1 आ गया प्लस का by1 आ गया प्लस का यहां पे क्या आएगा बेटा, c का यहां मल्टीप्लाई, c इज इक्वल टू 0। तो अगर हम लैम्डा की बात करें तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस का ax1 प्लस by1 प्लस का c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस का c आ गया, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसे शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, ठीक है ना। यही इसका शॉर्टकट होता है कि डायरेक्ट आपको लाइन दे दी जाएगी तो आप सीधे फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। ये लाइन L1 हो गया, ये लाइन L2, मतलब लाइन तो सेम है, पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। लैम्डा और 1 का रेशियो आ गया, ओके। तो आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करें या तो आप इस प्रोसीजर को फॉलो करें, तो तरीका सेम है सभी में। आपको प्रोसीजर बता दिया है मैंने, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो और क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर बेस्ट कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं सेक्शन फॉर्मूले की, और फिर बात करेंगे हम लोग और भी पॉइंट्स के बारे में। हाँ, बात करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन में लिखा है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट डज द एक्स एक्सिस divide the points 2, -3 and 5, 6। तो सिंपल सा है, ये तो एक्स एक्सिस डिवाइड करता है, तो एक्स एक्सिस कब डिवाइड करता था बेटा, एक्स एक्सिस का जो रेशियो था वो क्या था, माइनस का y1 अपॉन y2 होता है, माइनस का y1 अपॉन y2 होता है। तो सिंपल सा है कि अगर हम देखें तो ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, तो y1 का मतलब हो गया माइनस का -3 डिवाइड बाय y2 की जगह 6 हो गया, मतलब 1/2 का रेशियो पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस बात है कैसा होगा, इंटरनली होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, द रेशियो इन विच y माइनस एक्स प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 है, डिवाइड द ज्वाइनिंग पॉइंट्स 3, -1 एंड 8, 9। ठीक है, सिंपल सा केस है बेटा। अभी हमने बात की थी कि अगर ये लाइन है और इस लाइन को कोई दो पॉइंट है 3, -1 दिया गया है, इसे a मान लीजिए और इसे हमने b मान लिया, 8, 9 है। ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो हमने क्या कर दिया था, इसके लिए लैम्डा और 1 का रेशियो ले लिया था, और डायरेक्ट अगर हम फॉर्मूला पुट करना चाहें तो y माइनस का x प्लस का 2 है। ठीक है, तो जब हम लैम्डा के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो हम यहाँ पुट कर देते हैं, और जब 1 के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो लैम्डा अपॉन 1 का जो रेशियो आना चाहिए था वो हम सब्स्टिट्यूट करें। y की जगह क्या आएगा, माइनस का 1 माइनस का 3 प्लस 2 आएगा, डिवाइड बाई, अगर हमने यहाँ पे पुट किया देखिएगा ध्यान से, 9 माइनस 8 प्लस 2 आ जाएगा, और वैल्यू आएगी -4 प्लस 2 -2 और डिवाइड बाई कितना, 3। ठीक है ना, तो लैम्डा की जो वैल्यू -2/3 आ गई, मीन्स वैल्यू कैसी, निगेटिव है, मीन्स लाइन जो होगा एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा इसे। लाइन क्या कर रहा होगा, इसे एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा, और रेशियो क्या होगा इसका, 2:3 होगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। जैसे the vertices of triangle are 1, A, 2, B and C square and -3 दिया गया है। तो आपको बताना है, फर्स्ट कंडीशन है, प्रूव दैट सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड के फॉर्मूले के बारे में हमने बात कर रखी है। सेंट्रॉइड
नॉट लाई ऑन y एक्सिस, ठीक है ना। एंड सेकेंड है फाइंड द कंडीशन दैट सेंट्रॉइड लाई ऑन x एक्सिस, ठीक है, लाई ऑन x एक्सिस कहा गया है। तो सिंपल सा केस देख सकते हो, सेंट्रॉइड के बारे में बात की गई है। तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो क्या था, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 होता है, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3 होता है। ये तो सेंट्रॉइड था, ठीक है। अब इसकी वैल्यू के बारे में बात करें तो सेंट्रॉइड 1 प्लस 2 प्लस c स्क्वायर डिवाइड बाय 3 हो गया, ठीक है, और a प्लस b माइनस 3 अपॉन 3 हो गया, ठीक है। तो कंडीशन देखते हैं कि प्रूव दैट सेंट्रॉइड नॉट लाई ऑन y एक्सिस। तो ऑन y एक्सिस x शुड बी 0, x को 0 होना चाहिए। देखते हैं यहां पे कितना है, 3 प्लस का c स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। तो c स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3 पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसलिए कहा गया है कि ये y एक्सिस पे लाई नहीं करेगा। अब बात करते हैं x एक्सिस पे लाई करना चाहिए। तो x एक्सिस पे लाई करने का मतलब है y की वैल्यू 0 होनी चाहिए, मतलब a प्लस b इज इक्वल टू अगर 3 हो जाएगा, ध्यान से देखो, अगर इसकी वैल्यू 3 के इक्वल हो जाएगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब सीधा सा है कि सेंट्रॉइड अगर x एक्सिस पे लाई करना है तो इसका मतलब है कि a प्लस b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। तो ये केस है, बहुत छोटे छोटे से एग्जांपल्स लिए मैंने क्योंकि आपको आइडिया हो जाए सेक्शन फॉर्मूला का यूज करने का। अब बात करेंगे हम लोग कि किसी भी ट्रायंगल का इन सेंटर, एक्स सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, हाँ देखो बात करें हम अब इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। तो इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल के लिए आपको डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद कर सकते हो तो याद कर लीजिए। हम यहाँ पे डेरिवेशन करा देते हैं और फिर आप उसको यूज कर दीजिए, ठीक है। तो इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या कर सकते हैं कि एक ट्रायंगल दे लिया हमने, ठीक है, ए बी सी, जिसके वर्टिसेस दिए गए हैं और इसके पॉइंट्स दिए गए हैं x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3 दिया गया, ठीक है ना। इन सेंटर का मतलब ये था कि जब आप एंगल बाइसेक्टर, मतलब ट्रायंगल के एंगल को बाइसेक्ट करते हैं और एंगल बाइसेक्टर के थ्रू जो सेंटर आपको फॉर्म होता है, एंगल बाइसेक्टर के थ्रू जो एंगल फॉर्म होता है, मतलब पॉइंट फॉर्म होता है, ये जो पॉइंट होता है इसे आप बोलते थे इन सेंटर, ठीक है। और इन सेंटर का मतलब ये होता है कि आपका सर्कल फॉर्म होता है वो इसके अंदर साइड में फॉर्म होता है, ठीक है। तो हमें इस सर्कल के सेंटर के पॉइंट के बारे में बात करनी है, इस पॉइंट के बारे में, ठीक है। ये पॉइंट मान लीजिए x, y है, इसे हमने इस पॉइंट को I लिख दिया है और इसे लिख दिया x, y, ठीक है। और ये जो लाइन है वो एंगल बाइसेक्टर की लाइन है which divide BC, मतलब which कट एट पॉइंट D, ठीक है। तो अब हमें देखना ये है कि अगर मान लीजिए अगर हमें पॉइंट से पता है A B C मालूम है तो हम A के अपोजिट लेंथ को हम लोग A मान लेते हैं, लेंथ ऑफ साइड A है। B के लिए इसे हमने B ले लिया और ये क्या है, लेंथ C है, लेंथ ऑफ साइड्स A B C हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया, ओके। अब लेंथ पता है हमें, अब एक काम कर सकते हैं कि अगर ये C लेंथ है तो आपको पता है क्लास 10 में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो अपोजिट साइड को इसी रेशियो में कट करता है। ये रेशियो क्या है, ये C और ये B का रेशियो होगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम पॉइंट D के बारे में बात करें, पॉइंट D क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। C का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा, C इंटू x3 आएगा प्लस का B इंटू x2 आएगा डिवाइड बाई B प्लस C का रेशियो है तो BC हो गया। अब C मल्टीप्लाई y3 के साथ प्लस B मल्टीप्लाई y2 के साथ आएगा और डिवाइड बाई B प्लस C आ जाएगा। मतलब ये पॉइंट D आ गया आपके पास, ये पॉइंट D आ गया। अब एक काम करते हैं, ये पॉइंट अगर हमें निकालना है, ये पॉइंट हमें पता है, तो अगर हमें ID और IA का रेशियो मालूम हो जाए तो हम पॉइंट D के I के बारे में बात कर सकते हैं, अगर ये रेशियो मालूम हो जाए, ठीक है। तो अगर रेशियो मालूम करना तो बहुत सिंपल सा काम है बेटा, देखो ध्यान से, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल सेम है, अभी
ठीक है। अगर हम बात करें BD की, अगर ये BD मालूम हो जाए तो अपना काम बन सकता है। तो पहले एक काम करते हैं, जो स्टार्टिंग में हमने काम किया था उसके बारे में बात करते हैं। AB अपॉन AC, इसका जो रेशियो है वो क्या था, BD अपॉन DC था, BD अपॉन DC था। और ये जो रेशियो था, AB का मतलब था C और इसका मतलब था B, ये केस था, ठीक है, AB अपॉन AC का। तो चलिए काम करें, अगर हम यहां पर BD अपॉन DC और +1 कर दे तो क्या आएगा, C अपॉन B +1 हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इसका मतलब है BD और प्लस DC डिवाइड बाई DC इज इक्वल टू हो सकता है C प्लस B अपॉन B हो सकता है। अच्छा, BD प्लस DC देखिए, BD प्लस DC का मतलब है A, इधर क्या होगी A अपॉन BC अपॉन BC, सॉरी BC हम लोगों ने गड़बड़ कर दी है, ये DC है, ये क्या होगा DC है, ये DC है और ये हो गया C प्लस B अपॉन B हो गया। मतलब DC की जो वैल्यू है DC, ये DC की जो वैल्यू है वो क्या है, DC की जो वैल्यू है वो क्या है, AB अपॉन C प्लस B है, DC की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब DC मालूम है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप BD भी निकाल सकते हो, लेकिन उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। हम एक काम करते हैं, इस एंगल बाइसेक्टर को देख लेते हैं। ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है, ये क्या है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ये भी एंगल बाइसेक्टर था, कोई इशू नहीं है। हम इस एंगल बाइसेक्टर के बारे में बात कर सकते थे। एंगल बाइसेक्टर का दिया गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो रेशियो और ये रेशियो सेम में कट करेगा, क्योंकि ये लेंथ आपको पता है BC, B मालूम है और ये मालूम है DC। तो अब देखिएगा AC और जो DC का जो रेशियो होगा वही AI और ID का रेशियो होना चाहिए। बात समझ में आई, क्योंकि ये भी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ओके, देखते हैं AC अपॉन AC अपॉन DC, इसका जो रेशियो होगा वो होगा AI अपॉन ID, ध्यान से देखिएगा, ID का रेशियो होगा। और AC की जो वैल्यू है वो AC को तो क्या होगा, B है, अपॉन DC की जो वैल्यू है वो है AB अपॉन C प्लस B दिया गया है। इसका मतलब होगा B कैंसिल हो गया तो वैल्यू आ गई C प्लस B अपॉन A आ गई। मतलब AC या AI का जो रेशियो है वो है B प्लस C और ये जो है वो A का रेशियो है, B प्लस C और A का रेशियो, ठीक है। अब सिंपल सा काम करना है। अब हमें रेशियो पता चल चुके हैं, रेशियो मालूम पड़ गए हैं, तो I का पॉइंट देखते हैं। I का पॉइंट क्या होना चाहिए बेटा, A मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, इसके साथ होगा, और B प्लस C का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, वो D के साथ होगा। तो ध्यान से देखिएगा, A मल्टीप्लाई किसके साथ, x1 के साथ, प्लस B प्लस C को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, D के पॉइंट x1 के साथ, मतलब x के साथ। तो ये हो जाएगा CX3 प्लस BX2 डिवाइड बाई B प्लस C डिवाइड बाई, इनके रेशियोज क्या होगा, B प्लस C और प्लस A। कम y के लिए देखते हैं, B प्लस C मल्टीप्लाई विथ y, B प्लस C मल्टीप्लाई विथ y, तो CY3 प्लस का BY2 अपॉन B प्लस C प्लस, अब A मल्टीप्लाई विथ y1 तो ये आएगा AY डिवाइड बाई रेशियो अभी वही है, B प्लस C प्लस का A, ठीक है। B प्लस C यहां से कैंसिल, B प्लस C यहां से कैंसिल। तो जो रिजल्ट है वो आपको यहां पे दिख रहा है कि I की जो वैल्यू है वो क्या है, AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 डिवाइड बाई A प्लस B प्लस C है, और Y की जो वैल्यू है AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 डिवाइड बाई A प्लस B प्लस C। तो ये हो जाता है इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का अगर आपको इन सेंटर निकालना है तो आपको इस फॉर्मूले का यूज कर देना है, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल दे देते हैं और उसे कंप्लीट करें, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल दिया जाए। इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल जिसके वर्टिसेस दिए गए हैं, whose vertices are
4 माइनस 2 माइनस 2 4 एंड 5 कॉमा 5 दिया गया है। ठीक है, सिंपल सा पॉइंट्स आपको पता ही है तो सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। ध्यान से देख लीजिएगा, ए बी सी दिया गया है। ए का पॉइंट 4 माइनस 2 दे दिया हमने, यहाँ पे दे दिया माइनस 2 कॉमा 4 दे दिया, और सी का पॉइंट हो गया 5 कॉमा 5। चलिए तो ए भी आपको निकालना पड़ेगा, लेंथ तो निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि इंसेंटर का फॉर्मूला क्या है? इंसेंटर का फॉर्मूला है ax1 प्लस x2 प्लस cx3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c, और ay1 प्लस का by2 प्लस cy3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c, यह इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो लेंथ देखते हैं, तो 4 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस 2 अगेन 36 इन रूट 36 आ गया बेटा, तो ये आएगा 6 रूट 2, इसकी लेंथ आ गई। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा दें, समझ में बात आ रही होगी। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, आसान है। माइनस 2 माइनस 5 मतलब 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और प्लस 4 माइनस 5 1 हो गया, तो ये रूट 50 हो गया, ये हो गया 5 रूट 2 हो गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं तो 4 माइनस 5 1 हो गया, प्लस माइनस 2 माइनस 5 49 फिर से आ जाएगा, ये हो गया 5 रूट 2, ये डिस्टेंस आ गई। ओके, नॉट ट्रायंगल। सेंट्रॉइड के बारे में बात करते हैं। ए आपका ये हो गया, ठीक है ना, बी आपका ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका सी। ठीक है ना, ए बी सी के बारे में पता चल गया है। तो ए की वैल्यू हो गई 5 रूट 2, इसके साथ सॉरी ए की वैल्यू हो गई 5 रूट 2 मल्टीप्लाई विद x1 इंटू 4, प्लस बी की वैल्यू हो गई 5 रूट 2 x2 की वैल्यू हो गई आपके पास x2 क्या बेटा माइनस 2, और प्लस सी की वैल्यू क्या होगी बेटा 5 हो गई है, सॉरी सी की वैल्यू क्या बेटा 6 रूट 2, और x3 की वैल्यू क्या है 5 है, डिवाइड बाय आप क्या करेंगे a प्लस बी प्लस सी, मतलब हो गया 5 रूट 2 प्लस 5 रूट 2 प्लस 6 रूट। ठीक, और इसके अकॉर्डिंग अगर देखें, और यहां पे बात कर लेते हैं 5 रूट 2 के साथ y1 कितना है बेटा, y1 की वैल्यू माइनस 2, प्लस b की वैल्यू हो गई 5 रूट 2 अगेन, और इसके अकॉर्डिंग जो y2 है, y2 की वैल्यू 4, और प्लस 5 y3 हो गया, और इसकी वैल्यू है 6 रूट 2, डिवाइड बाय हो गया, अगेन सेम चीज आ जाएगी। ठीक है, सेम चीज आ जाएगी। तो यहां पे देखते हैं कितना आ गया 5 रूट 2 माइनस का 2, मतलब क्या हो गया 2 रूट, एक काम करते रूट 2 निकाल देते बाहर, सबसे आसान हो जाएगा। रूट 2 बाहर निकाला, यहाँ 20 माइनस का 10 हो गया, और 10 प्लस 30 10 प्लस 30 40 डिवाइड बाय, यहां से रूट 2 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे आ गया 10 16 आ गया। ठीक है ना, और रूट 2 कैंसिल हो गया। यहां देख लेते हैं, यहां से भी रूट 2 कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे आ गया 5 प्लस का 5 सॉरी माइनस 5, यहाँ कितना आएगा माइनस का 10 और प्लस का 5 मतलब माइनस का 5 माइनस 5 माइनस का मतलब प्लस का 25 डिवाइड बाय आ गया 60। ठीक है, 25 आ गया ना 30, और 30 माइनस का देख लीजिएगा, सॉरी यहाँ पे 20 है बेटा, 20 माइनस का 10 है, 20 माइनस का 10 हो जाएगा 10, और प्लस 40 आएगा, 40 बाय 16 आ जाएगा, और रूट 2 कैंसिल, मतलब सेम वैल्यू आ रही है। चेक कीजिए 5 बाय 2 आएगा यहाँ पर, और इसकी वैल्यू भी 5 बाय 2 आ जाएगी। दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। तो आसान सा होता है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, चीजें इजी सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग कुछ और फॉर्मूले के बारे में, दैट इज एक्स सेंटर, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। ओके, इधर इसके लिए चलिए एक्स सेंटर के बारे में बात करते हैं। एक्स सेंटर ऑफ ट्रायंगल। एक्स सेंटर का मतलब क्या है, एक ट्रायंगल ले लीजिएगा, एक ट्रायंगल लिया ABC जिसके वर्टिसेस आपको दिए गए हैं x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3 दिया गया। ठीक है ना, अगर हम इस ट्रायंगल को साइड्स को आगे बढ़ा दें, साइड्स को आगे बढ़ा दें, इस एंगल का बाइसेक्टर कर दीजिए, इस एंगल का भी बाइसेक्टर कर दीजिए,
जहां भी दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, दिस इज डिफाइंड एज एक्स सेंटर विथ रिस्पेक्ट टू ए। ध्यान रखिएगा ए के रिस्पेक्ट में है। तो अब ये जो सर्कल बनता है, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। क्या करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। इसको जो ज्वाइन करेंगे ना, इसको ज्वाइन करने से आपको एक सर्कल फॉर्म होता हुआ दिखेगा। क्या फॉर्म होगा? एक सर्कल फॉर्म होगा। इसी को आप बोलते हैं एक्स सेंटर ऑफ सर्कल, सॉरी एक्स सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ये पॉइंट I1 है, ध्यान रखिएगा। सिमिलरली अगर हम इसको बढ़ा दें, इसको भी बढ़ा दिया जाए, तो यहां पे भी एक सर्कल बनता है। सॉरी टच नहीं किया, इस टाइप से बना दीजिए, ठीक है ना। ये सी के रिस्पेक्ट में है, इसलिए हम इसे बोलेंगे I3। सेम मैनर आप इसे बढ़ा दीजिए, इसको बढ़ा दीजिए, और यहां पे भी एक सर्कल फॉर्म कर दीजिए। अब ये किसके रिस्पेक्ट बना है? बी की साइड में बना हुआ है, इसलिए इसे आप क्या लिखेंगे? I2 लिखेंगे, ठीक है। और इन सभी के फॉर्मूले, सभी के पॉइंट्स जो होते हैं, सभी ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे आपने इन सेंटर का फॉर्मूला देखा था, सेम पैटर्न पे है। बस ध्यान रखना है कि जिस साइड के रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हैं, उस साइड को नेगेटिव कर दीजिएगा। जिस साइड के रिस्पेक्ट में निकालेंगे उसे आप नेगेटिव कर दीजिएगा, बाकी एज इट इज रहता है। जैसे I1 के रिस्पेक्ट में माइनस का ax1 bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाय माइनस a प्लस b प्लस c, ठीक है। ऐसे ही माइनस ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइड बाय माइनस a प्लस b प्लस c, ये हो गया I1। क्या हो गया बेटा? I1 हो गया। सेम मैंने I2 का जो वैल्यू देखेंगे वो क्या होगा? ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाय a माइनस b प्लस c हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, b को हमने नेगेटिव कर दिया क्योंकि I2 b के रिस्पेक्ट में है, और यहाँ पर ay1 माइनस by2 प्लस cy3 डिवाइड बाय a माइनस b प्लस c हो जाएगा। और I3 के बारे में बात करें तो I3 की वैल्यू होगी ax1 प्लस का bx2 माइनस cx3 डिवाइड बाय a प्लस b माइनस c कॉमा ay1 प्लस by2 माइनस cy3 डिवाइड बाय a प्लस b माइनस c। These are the points of x center of this triangle ABC। तो आपके पास ये क्या जाता है? x सेंटर का फॉर्मूला हो जाता है। अब बात बच जाती है दो चीजों की, एक तो होता है सर्कम सेंटर और दूसरा होता है ऑर्थो सेंटर। उसके बारे में बात कर लेते हैं।